हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका सीरीज से होगी, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर दी जाती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यह डिक्टेशन एसएससी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड दी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर प्रायः आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबंध है वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थीं, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में लगे हैं जबकि हम उन अधिकारों को पांव तले रौंदकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयां हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियां समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी अनुकूल हों, कठिनाइयां आएंगी ही, और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश, वे देश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयाँ तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह प्रश्न सबसे ऊपर हुआ करता था कि क्या कोलकाता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी समाचार पत्रों में तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती थीं कि क्या भारत जीवित बचा रह सकेगा। मान्य साथियों, मैं नहीं सोचती कि आज कोई भी भारत के बारे में ऐसा संदेह प्रकट कर सकता है। लोग जानते हैं कि हमारी बुनियाद अब कितनी मजबूत है और उन्हें यह भी पता है कि हम सब अस्तित्व की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे,
बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही बात मैं कोलकाता के बारे में कहना चाहूँगी। राज्यपाल जी ने ऐसे कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई है जो हाथ में लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं, और इनमें बड़ी संख्या में जनता का सहयोग प्राप्त है। पिछले 2 वर्षों से पुनर्निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। निसंदेह समस्याएं इतनी विकराल हो चुकी थीं कि उनके समाधान के प्रयास का परिणाम तत्काल दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ठोस काम शुरू हुआ है और वह चलता रहेगा। पिछला वर्ष हमारे लिए निसंदेह एक कठिन वर्ष था और सबसे ज़्यादा गरीबी में गुजर करने वालों को, बंधी आमदनी वालों को तथा कमी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अनेक कारणों से उत्पादन में गिरावट आई। बंगाल में इसकी विशेष वजह थी, लेकिन देश के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति रही, बिजली की कटौती करनी पड़ी और जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा है, रक्षा और विकास के खर्चों के साथ साथ हमें राहत खर्चों का भार भी उठाना पड़ा। सरकारी घाटा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि इनके कारण देश भर में मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी जितनी वास्तविक रूप में हुई है, और मैं जानती हूँ कि यह कहना सही नहीं होगा कि संपूर्ण व्यवसायी वर्ग ऐसा आचरण कर रहा है जिससे कीमतें बढ़ें तथा उनमें से अधिकांश ईमानदार और सीधे सीधे नागरिक हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कठिन स्थिति से बेकार का लाभ उठाया है। कुछ बड़े विक्रेताओं ने मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए और सभी जगह यह प्रवृत्ति देखने में आई। इसी प्रकार मिलावट भी सभी जगह देखने में आती है। ऐसी स्थितियों को देखने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि रोज की आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना काम नहीं चलेगा और इसको चालू रखने के लिए हमें भंडार बनाने के प्रभावशाली तरीके अपनाने होंगे। महोदय, उद्योगों में कार्य समिति का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के चैप्टर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत किया जाता है। नियमतः सरकार आदेश देकर समिति के गठन की प्रेरणा एवं बढ़ावा उन उद्योगों में करेगी जहां 100 या इससे अधिक श्रमिक लगातार 12 माह तक कार्य के लिए नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें प्रबंधक एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि उद्योगों में ही कार्यरत होंगे। समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की संख्या प्रबंधन के प्रतिनिधित्व की संख्या से कम नहीं होगी। समिति के गठन में प्रबंधन श्रमिकों के पंजीकृत यूनियनों से सहयोग लेगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव निर्दिष्ट श्रमिकों से किया जाएगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। समिति का कार्य उद्योगों में प्रबंधक एवं श्रमिकों के बीच अच्छे सौहार्दपूर्ण
संबंध को स्थापित करना एवं बढ़ावा देना है। इन हितों की पूर्ति के लिए समिति सर्वसाधारण के हितार्थ अपना समुचित परामर्श देगी। विचार विमर्श के बीच किसी प्रकार का मतभेद उभरने पर समिति मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करेगी। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।